हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ दो पीएसयू स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको बजट 24 टू 25 में काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ये जो बेनिफिट्स हैं ये किस प्रकार से मिलेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, ये न्यूज़ में आ रही है खबर कि कुछ दो सरकारी कंपनियों को मिल सकता है बड़ा फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो कंपनीज को बजट का फ़ायदा मिलेगा और सब जो कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उनको फ़ायदे ही नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करें या फिर पीएसयू कंपनीज की बात करें, सभी को बेनिफिट्स मिलेंगे। जिस प्रकार से बजट में चीज़ें आती हैं तो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स को फ़ायदे मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब ये जो न्यूज़ आ रही है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। यह है न्यूज़ की हेडलाइन, बजट 2024 से 25। बजट में इन दो सरकारी कंपनियों को मिल सकता है बड़ा फ़ायदा। इस साल दिया है 122% तक रिटर्न। चलो देखते हैं क्या न्यूज़ आ रही है, कैसे फ़ायदे मिलेंगे इन कंपनीज को। तो देखो, बजट 2024 से 25 एक्सपेक्टेशंस, तो ये है एक्सपेक्टेशंस। बजट 24 टू 25 में सरकारी स्वामित्व वाली दो कंपनियों इरेडा और हुडको को अच्छी खबर मिल सकती है। देखो, कंपनीज हैं ये इरेडा एंड हुडको, यही दो कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बजट जो आने वाली है 22 जुलाई को, उसमें ये दो कंपनियों को अच्छी खबर मिल सकती है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया है। ठीक है, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान पेश किए जा सकते हैं जिससे इन दोनों कंपनियों को सस्ते दरों पर फंड जुटाने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये जो दोनों कंपनियां हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। इरेडा की बात करें तो ये एनबीएफसी टाइप की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है। एंड हुडको की बात करें तो ये होम लोन्स वगैरह देने का काम करती है। तो दोनों बेसिकली एनबीएफसी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान आ सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं जिससे इन दोनों कंपनियों को सस्ते दरों पर फंड जुटाने में मदद मिलेगी। मतलब जो लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो वो कही जा रही है कि लो इंटरेस्ट रेट्स पर फंड जुटाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, एंड लो इंटरेस्ट रेट में ये फंड जुटाएंगे एंड उसके बाद ये दूसरों को फंड देंगे, लोन देंगे। ठीक है, और उनसे इनकी कमाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यह मोदी सरकार के लक्ष्यों के मुताबिक है जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन और किफ़ायती आवास सेगमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बजट 2024 से 25 पेश कर सकती है। जैसा कि हमने अभी बोला कि 22 जुलाई को बजट आने वाली है। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, सरकार दो पीएसयूज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 ईसी के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है। तो देखो, जो हमारे गवर्नमेंट है यहाँ पर इरेडा एंड हुडको को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 ईसी के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे वो भी यहाँ पर समझना। एक बार जब ये दोनों कंपनियाँ इस धारा के दायरे में आ जाएंगी तो उनके बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिल जाएगी। समझे? जब ये जो कंपनियां हैं ये 54 इसी एक्ट के धारा में आ जाएंगी तो फिर जो इनके बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स ये लोग इशू करते हैं, तो वो बॉन्ड्स को खरीदने वाले जो लोग होते हैं, जो निवेशक होते हैं इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले, उनको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल जाएगी। ऐसे बॉन्ड की ब्याज दरें बॉन्ड मार्केट की तुलना में बहुत कम है। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 ईसी के तहत ज़मीन और घर जैसी अचल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि जो एलटीसीजी टैक्स होती है, इस पर छूट दी जाती है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा होती है 54 ईसी, इसके तहत ज़मीन और घर जैसी अचल संपत्तियों
कि जो बिक्री होती है एंड बिक्री होने के बाद जो आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसे कहा जाता है LTCG टैक्स, उस पर छूट दी जाती है ये 54 इसी के तहत। हालांकि इसके साथ शर्त यह होती है कि बिक्री से मिली राशि को धारा 54 इसी के तहत नोटिफाई की गई सरकारी कंपनियों में निवेश किया गया हो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक शर्त होती है कि जो बिक्री से मिली हुई राशि होती है, जो पैसे होते हैं, उस राशि को धारा 54 इसी के तहत नोटिफाई की गई सरकारी कंपनियों में निवेश किया गया हो, तभी आपको उस पर ये छूट मिलेगी LTCG में, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी कि रेक लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC जैसी सरकारी कंपनियों के बॉन्ड इस छूट के लिए योग्य हैं। तो देखो ये जो कंपनीज है ये दोनों भी PSU कंपनीज हैं और ये भी मतलब जो 54 EC एक्ट है इसके अंदर शामिल हैं। तो इसमें देखो बताई जा रही है कि कंपनियों के बॉन्ड इस छूट के लिए योग्य हैं। प्रॉपर्टी की बिक्री पर LTCG टैक्स को 20% की दर से लगाया जाता है। जो प्रॉपर्टीज आप लोग बेचते हो, प्रॉपर्टीज के माध्यम से जो आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन होता है, उस गेन पर जो टैक्स लगता है वो 20% होता है, जिसके एक काफ़ी बड़ी टैक्स देनदारी बन जाती है। जो टैक्स देनदारी होती है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि 20% है। जो टैक्स की देनदारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है कि मतलब यार 20% टैक्स देना होगा। हालांकि सेक्शन 54 इसी के तहत मिलने वाली छूट टैक्स पेयर्स को इस टैक्स बोझ से राहत मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो 20% की टैक्स तो लग जाएगी, लेकिन 54 इसी जो एक्ट है इसके तहत जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको ये जो टैक्स की बोझ है इससे राहत मिल सकती है। हालांकि इन PSU के बॉन्ड पर ब्याज दर कम है, लेकिन यह निवेशकों के लिए टैक्स को बचाने का एक लोकप्रिय तरीका है। चलो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि जो PSU कंपनीज के बॉन्ड्स आते हैं वो बॉन्ड्स में ब्याज दर जो होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स को बचाने के लिए एक लोकप्रिय तरीका होता है ये 54 EC का, समझे। अधिकारी ने कहा सरकारी इनकम टैक्स की इस धारा के तहत इरेडा और हुडको को वही दर्जा देने पर काम कर रही है जो फिलहाल रेक और PFC जैसी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। 54 EC बॉन्ड पर फिलहाल में 5.25% सालाना की ब्याज दर है। जो 54 EC बॉन्ड है इसमें फ़िलहाल 5.25% सालाना की ब्याज दर है, जबकि बॉन्ड बाज़ार में PSU बॉन्ड पर ब्याज लगभग 8% से अधिक है। अगर इन दोनों कंपनियों के शेयरों की बात करें तो हुडको के शेयर ने इस साल अब तक 122% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। वहीं इरेडा के शेयरों में इस साल अब तक करीब 88% की तेज़ी आई है। अच्छी बात है। तो ये रही न्यूज़ इरेडा एंड हुडको को लेकर, अच्छी न्यूज़ है। एंड यहाँ पर अब हम इन दोनों कंपनीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह। तो यहाँ पर ये है हुडको, जो कि एक PSU कंपनी है, NBFC सेक्टर से बिलोंग करती है, होम लोन्स वगैरह देने का काम करती है। 56,434 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 26.7 की है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20 है। इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है पी। ROC या ROE की बात करें तो एवरेज है 9.24% एंड 13.2%। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, अच्छी बात है। पेग रेशियो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा है 2.15। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। करेंट प्राइस 282 का है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 300 हाई है और लो है 56.9 रुपीज़ की। बुक वैल्यू 83 रुपीज़ की। डेप्ट है 73,996 करोड़। डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में है, -10,000
283 करोड़ की। अगर यहाँ पर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो देख सकते हो 4.45 की है डेब्ट टू इक्विटी। तो यहाँ पर देखो एनबीएफसी के जो कंपनीज होते हैं या फिर बैंकिंग जो कंपनीज होते हैं, उनमें मेन तो पैसे का ही काम होता है, पैसे लेकर पैसे देते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं। तो इस वजह से इनको कर्ज लेना पड़ जाता है दूसरों को कर्ज देने के लिए। तो यहाँ पर ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं रखता है इस प्रकार की कंपनियों में, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कुछ भी नहीं, 0% है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 1.27%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की, एंड ईपीएस की बात करें तो 10.6 रुपीज़। अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में। वैसे यहाँ पर देखें तो 7267 करोड़ की सेल्स थी, रेवेन्यू थी, जो कि यहाँ पर घट गई थी, 6986 करोड़ पर आ गई थी। फिर यहाँ पर 7082 करोड़ हो गई और फिर 7784 करोड़ हो गई। चलो ठीक है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में लेकिन यहाँ पर हमें पूरे कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहे हैं, 1578 करोड़, 1716 करोड़। फिर यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया, 1701 करोड़ हो गया, लेकिन फिर यहाँ पर 2117 करोड़ पर आ गया है। अच्छी है यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी। अगर यहाँ पर हम देखें तो सेल्स में हमने देखा, रेवेन्यू में हमने देखा कि यहाँ पर घट गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है। रेवेन्यू घटी है लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंसिंग की मार्जिन है ये यहाँ पर कंपनी ने बढ़ा दी है काफ़ी ज़्यादा, 31% से 34% हो गई। इस वजह से सेल्स कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट कंपनी की बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो जो फाइनेंसिंग मार्जिन है ये कम हो गई, 32% पर आ गई 34% से। तो इस वजह से यहाँ पर सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये थोड़ी सी कम होते हुए देखने को हमें मिली है। एंड फिर यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंसिंग मार्जिन है ये 32 से सीधे 35% पर आ गई है। चलो आगे देख लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर डबल डिजिट में है कुछ ईयर्स में और कुछ ईयर्स में सिंगल डिजिट में है। देखो सेल्स ग्रोथ के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 ईयर्स में 10%, 5 ईयर्स में 7%, 3 ईयर्स में 2% एंड टीटीएम में 10%। कुछ खास नहीं है। पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मैं इस प्रकार से सेल्स ग्रोथ देखता हूं कंपनी के अंदर एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जिसमें कम से कम 20% की हमें देखने को मिले एंड उसी के अकॉर्डिंग रिस्क भी होती है। तो पर्सनली ये मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ। आपकी चॉइस ये भी हो सकती है कि आपको ये परसेंटेज भी ठीक लगे, है ना। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 11%, 5 ईयर्स में 12%, 3 ईयर्स में 10% एंड टीटीएम में काफ़ी बढ़िया है 24%। देखा जाए तो यहाँ भी डबल डिजिट के साथ है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की बात करें ये कुछ खास हम नहीं कहेंगे, एवरेज कहेंगे। अगर हम यही एनबीएफसी सेक्टर की कुछ और कंपनीज को बात करें तो वहाँ पर हमें बढ़िया परसेंटेज भी देखने को मिलते हैं सेल्स ग्रोथ के अंदर एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। अगर हम एनबीएफसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें जो कि है बजाज फाइनेंस, फिर यहाँ पर अगर हम चोला फाइनेंस की बात करें तो उनके अंदर भी हमें डबल डिजिट के साथ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर हमें रिस्क भी कम देखने को मिल रहा है। तो इसके मुकाबले में मैं उन कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है ना। और वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, ये पीएसयू कंपनीज है। अगर आपको पीएसयू में इंटरेस्ट है तो फिर यहाँ पर इसे आप देख सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च के अनुसार। अब यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो ये काफ़ी लाजवाब है। ऐसा अगर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर होता तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती, सोने पे सुहागा हो जाता। देखो डबल डिजिट के साथ है इधर और अच्छे परसेंटेज में है। यहाँ पर देखो ट्रिपल डिजिट के साथ है, परसेंटेज भी अच्छे हैं। यहाँ पर 398% की है। मतलब यहाँ पर 1 ईयर में जो स्टॉक की प्राइस है ये 398% से बढ़ी है, 3 ईयर में 73% के सीएजीआर से, 5 ईयर्स में 48% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ भी डबल डिजिट है, लेकिन एवरेज है परसेंटेज 12%, 13%, 12%, 13%। अब यहाँ पर हम अगर इनके टेक्निकल्स के अंदर देखें तो अभी यहाँ पर बाइंग
अगर कोई करना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी ये लगभग अपने 52 वीक हाई के लेवल पर है। तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इस लेवल पर अगर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है, सेलिंग चालू हो सकती है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर यहाँ पर बाइंग करके बैठ गए और किस्मत भरोसे ऊपर बढ़ गई प्राइस तो अच्छी बात हो गई, वरना यहाँ पर गिरावटें अगर आती है तो हमें लॉस भी काफ़ी भयंकर हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना, 227 का है, 203 का है, फिर यहाँ पर 180 का है, तो ये सब लेवल्स हैं। एंड अभी हमने देखा कि जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंसिव है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ पे रेशियो भी हमने देखा कि ओवर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से देखें तो अभी यहाँ पर बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करें, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये जो कंपनी है ये भी उतनी ही लगभग मार्केट साइज़ की है, 51,766 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड स्टॉक पी की बात करें तो 41.4 है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में देखें तो यहाँ भी वैल्यूएशन हाई है, एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री की जो पी है ये है 28.1 की। और ये जो कंपनी है अभी हमने बोला ही कि एनबीएफसी सेक्टर से ये भी बिलोंग करती है, बशर्ते ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है। अब यहाँ पर हम आरओसी एंड आरओई की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एवरेज देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ये बढ़िया है, 75%। पेग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है, 1.22 का। करंट प्राइस 193, 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो यहाँ पर है 215 और 50 का। बुक वैल्यू की बात करें तो 31.8 है। डेप्ट है 49,687 करोड़ का। डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, 5.8। तो बार बार रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधे आप समझ सकते हो कि एनबीएफसी या फिर जो बैंकिंग के कंपनीज होती हैं उनके अंदर डेप्ट हमें जनरली ज़्यादा ही देखने को मिलती है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो ये भी माइनस में, -11,123 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 4.66 रुपये की। आगे बढ़ते हैं, हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू की बात करें तो कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर देख सकते हो 2655 करोड़, 2860 करोड़, फिर यहाँ पर 3483 करोड़ और फिर 4965 करोड़, काफ़ी बढ़िया है। अगर हम यहाँ पर देखें फाइनेंसिंग मार्जिन को तो देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर फाइनेंसिंग की जो मार्जिन है वो भी कंपनी बना रही है, 22%। फिर यहाँ पर मार्जिन बढ़कर 29% हो गई, फिर 33%, फिर 35%, काफ़ी बढ़िया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 346 करोड़, 634, फिर 865 और फिर 1252 करोड़, काफ़ी बेहतरीन है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहा है डबल डिजिट के साथ। उसके मुकाबले में ये जो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लग रहा है। लेकिन दोनों देखो अलग अलग सेक्टर के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंसिंग करती है। यहाँ पर देख सकते हो डबल डिजिट के साथ है, परसेंटेज भी ठीक ठाक है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी डबल डिजिट के साथ है और परसेंटेज भी अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, 15%, 16%, 17%। अब यहाँ पर हम इनके चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर देखो अभी ये जो प्राइस है ये लगभग इनकी ये जो 52 वीक हाई की लेवल है इसके पास ही पहुँची हुई है। 215 की लगभग यहाँ पर 52 वीक हाई की लेवल है और यहाँ पर फ़िलहाल ये 192 की प्राइस पर ट्रेड कर रही है। 200 प्लस आज चली गई थी प्राइस, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन भी आई है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है 200 का, तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आज के दिन। और अभी ये 193 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। ठीक है, चार्ट के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर अभी बाइंग के लिए देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी यहाँ पर बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अच्छी डिस्काउंट नहीं मिल रही है।
यहाँ पर डिस्काउंट के लिए ये जो लेवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। 180 का लेवल है, फिर 153 का जो लेवल है ये भी काफ़ी बढ़िया लेवल है। यहाँ पर अगर आपको कभी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वैसे प्राइस आई थी हाल फिलहाल ही इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन की यहाँ पर ये प्राइस है, तो उस दिन काफ़ी बढ़िया गिरावट आई थी। एंड यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किए होंगे तो बढ़िया अभी प्रॉफिट में होंगे। अगर अभी तक वो होल्ड करे होंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर इस लेवल पर सेलिंग भी किए होंगे और शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए होंगे। तो ये सब जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी यहाँ पर वैल्यूएशन भी हाई है और प्राइस भी देख सकते हो 52 वीक हाई के अप्रॉक्स ही पहुँची हुई है। तो यहाँ पर अभी बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बाकी अगर आप काफ़ी ज़्यादा फोमो में हो तो वो अलग बात है, फोमो में रहकर बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखें तो ये जो देखो इसकी शेयर प्राइस है, ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे देकर ट्रेंड में ऊपर चली जा रही है। ये एक मोमेंटम के साथ ऊपर चली जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन कभी देती है तो बढ़िया करेक्शन आ सकती है शेयर के अंदर, और वो बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर कोई भी मार्केट की एक्सटर्नल रीजन की वजह से शेयर के अंदर गिरावटें आती है, या फिर किसी क्वार्टर अगर रिजल्ट्स इनकी जो है वो मतलब कुछ ठीक नहीं आती है, एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए आती हैं, तो गिरावटें आ सकती है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।